वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 15 अक्टूबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों से, जो कि आपके आगामी परीक्षाएं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे दिल्ली पुलिस, अन्य जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज की पहली प्रमुख खबर, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय मामलों की, यानी नेशनल अफेयर्स। तो राष्ट्रीय मामलों में पहला टॉपिक है जोजिला टनल। दोस्तों, इसके नाम से ही आपको दिख रहा होगा जोजिला टनल, यानी जोजिला दर्रा भी है, बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, इन सब दर्रे हैं। तो यह दर्रे का निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं, यह रिवर के द्वारा बनाई गई टोपोग्राफी है। तो यह पासेस से आपकी परीक्षाओं में एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस तरह से मिलान करने को सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे शिपकिला दर्रा पूछ लेगा, जलेपला दर्रा कहाँ है, नाथुला दर्रा कहाँ है। तो इस तरह से आप लोग, इसके बारे में हम लोग क्लास में भी कर चुके हैं। तो एक एक करके पहले खबर आइए देखते हैं। तो देखिए, खबर में है द कंस्ट्रक्शन ऑफ जोजिला टनल connecting to the Kargil area of Ladakh with the Kashmir Valley will start from today। यानी लद्दाख के कारगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जो जोजिला टनल का निर्माण कार्य आज से ही शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है, ये सीधे आपकी परीक्षा में आ जाएगा, सीधे आपके एग्जाम में आ जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो 14.15 किलोमीटर। और इसकी शुरुआत कौन करेंगे, ये भी पूछ लेगा, उद्घाटन। तो सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। यानी ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन है मिनिस्टर, यानी यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं। और एक फैक्ट और इसमें देखिए, हमने दिया हुआ है कि एशिया की 2 दिशा वाली, यानी 2 डायरेक्शन लॉन्गेस्ट टनल इन एशिया, यानी माना जा रहा है कि यह 2 दिशाओं वाली सबसे लंबी टनल इसे माना जा रहा है। दोस्तों, यह लद्दाख की राजधानी, अब देखिए यहीं पर 2 पॉइंट, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गए राज्य। याद हो तो 5 अगस्त 2019 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन यानी जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा इसको अलग कर दिया गया। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और क्या हो गया, लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी क्या है दोस्तों? लेह है। और लेह किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे, यानी इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। तो इस तरह से क्या होगा कि साल भर आवागमन इसमें चलेगा। यानी चूंकि पहले क्या होता था, चूंकि ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जोजिला दर्रे में नवंबर से अप्रैल तक 6 महीने भारी बर्फबारी के कारण NH1 यानी श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाता था। और यह दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में इसे पहचाना जाता है। यह परियोजना द्रास व कारगिल सेक्टर, कारगिल तो सुना होगा दोस्तों, कारगिल युद्ध भी हुआ था, तो उसके गुजरने के कारण अपने भू रणनीतिक स्थिति के चलते ही यह बेहद संवेदनशील है। तो यहां पर देखिए पॉइंट, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। योजना 30 साल पहले से ही मांग की जा रही थी, यानी 30 साल पहले कारगिल, द्रास और लद्दाख क्षेत्रों की जनता जोजिला टनल के निर्माण की मांग उठा रही है। इस साल फरवरी में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने परियोजना की समीक्षा की और टनल में बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके चलते 10,643 यानी 10,643 करोड़ रुपए के कुल खर्च वाले इस प्रोजेक्ट की लागत कम हो गई, यानी 4509.5 करोड़ रुपए की टेंडर डालने वाली मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें कॉस्ट देख रहे हैं ना, 6809 करोड़ रुपए की कॉस्ट आएगी। यानी अब प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी होगी? 6808.63 करोड़ रुपए, यानी सरकार को करीब 3800 यानी 3835 यानी 3835 करोड़ रुपए की बचत होगी। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और इस बॉक्स को जरूर देख लीजिएगा आप। यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट दिया हुआ है, 3 घंटे का समय कम लगेगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगली खबर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया एनुअल रिपोर्ट रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया एनुअल रिपोर्ट
वॉज रिलीज बाई कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि कौन इसे जारी करता है इस रिपोर्ट को, तो भारत सरकार द्वारा। पहला प्रश्न यही बन गया आपको। इसके साथ ही 2018-19 की वार्षिक रैंकिंग भी भारत सरकार के कार्यालय, नियंत्रक, डिजाइन और ट्रेडमार्क के कार्यालय द्वारा तय की गई थी। तो दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है ध्यान रखिएगा, हमने पॉइंट वाइज दे दिया है। पहला बिंदु है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, देख रहे हैं ना यहां पर दिया हुआ है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय भारत के सभी विश्वविद्यालयों में सूची में शीर्ष स्थान पर है। यानी यह एक साल में सबसे अधिक पेटेंट दर्ज करने के लिए, यानी 336 पेटेंट, ध्यान रखेंगे, यानी इट टॉप फॉर फिलिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स इन ए ईयर काउंटिंग 336। और इसमें समग्र संपत्ति दाखिल करने वाली श्रेणी में बौद्धिक संपदा भारत की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 27 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने सामूहिक रूप से 557 यानी 557 पेटेंट दर्ज किए हैं। तो ये फैक्ट है, इनको ध्यान रखिएगा। तीसरा दिख रही है यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमने दिया है, यानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घरवान is followed by Tata Consultancy Service with 239 पेटेंट एप्लीकेशंस। यहां पर ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बाद दूसरे नंबर पर आएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये पॉइंट इसको ठीक कर लीजिएगा, यहां पर इसके बाद नहीं, इसके बाद होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसके बाद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च comes the third with 202 applications, यानी 202 एप्लीकेशन के साथ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च तीसरे पायदान पर आता है। और फोर्थ पोजीशन पर 173 पेटेंट के तहत भेल, यह कंपनी है, महारत्न का दर्जा भी इसे दिया गया है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैज आल्सो बैग्ड द थर्ड पोजीशन इन द टॉप 5 Indian applicant for patent in field of information technology with filling of 148 patents। यानी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पेटेंट के लिए 148 पेटेंट के साथ शीर्ष 5 भारतीय आवेदकों में तीसरा स्थान भी हासिल किया है। अगर स्टेट की बात आए दोस्तों तो पंजाब का पहला स्थान है, दूसरा हरियाणा का है, ध्यान रखेंगे, और हिमाचल प्रदेश का तीसरा स्थान आता है। तो इस तरह से इसमें आपने देखा कि कई सारे फैक्ट्स निकल कर आए। जैसे सीधे पूछ लेगा सबसे पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी का था, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली घरुवान स्थान का नाम है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और स्टेट परफॉर्मेंस पूछेगा तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 1 2 3, ये ध्यान रखेंगे, फैक्ट है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गवर्नमेंट डेब्ट विल बी 90% ऑफ जीडीपी आफ्टर 30 ईयर। दोस्तों यह कोरोना नामक महामारी ने पूरे वैश्विक जगत को हिला करके रख दिया है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। ऐसे में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं है। तो दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण खर्च बढ़ने की वजह से सरकारी कर्ज का जो अनुपात है 30 साल के बाद बढ़कर जीडीपी का, सोच रहे हैं कितना, 90%। और यह अनुपात सोचिए 1991 में भी वित्तीय आपात जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उस समय कितना था, 70%, 70% पर स्थिर था और आज 90% होने की कगार पर है। तो यह बहुत ही चिंताजनक खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के राजकोषीय मामलों के विभाग के निदेशक विक्टर गैस्पर का यह कहना है कि महामारी के दौरान खर्च बढ़ने, कर संग्रह में कमी यानी टैक्स कलेक्शन में कमी आएगी, आर्थिक गतिविधियों में भी डिक्रीज होगा, सरकारी कर्ज अनुपात 17% अंक से बढ़कर करीब 90% तक पहुंच जाएगा। हालांकि 2025 से इस अनुपात में धीरे धीरे कमी आएगी। तो दोस्तों आईएमएफ क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा है? पोटोमैक नदी के किनारे। तो यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है और इसकी डायरेक्टर है क्रिस्टीना लेगार्दे जो कि जर्मनी से हैं। याद हो जाएगा दोस्तों। अब यहां पर थोड़ा सा मैंने जीडीपी के बारे में बताया है। जीडीपी क्या होता है? व्हाट इज जीडीपी? यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट is the total monetary or market value of all goods and service produced within a specific टाइम विद इन ए कंट्रीज बाउंड्री। यानी एक देश की सीमा, यानी हमारे देश जैसे भारत है तो किसी देश की सीमा के एक निर्धारित समय के अंदर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के
कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद, सीधे सीधे आप लोगों से कभी कभी डिफिनीशन पूछ लेता है दोस्तों, तो याद हो जाएगा इसको। और ध्यान रखेंगे जीडीपी का देयर इज टू टाइप्स ऑफ जीडीपी, यानी नॉमिनल एंड रियल, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, तो इस तरह से दो प्रकार की जीडीपी है। अगर हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10 रुपए की बढ़त हुई है और महंगाई 4% है, तो उसके रियल मूल्य में बढ़त 6% ही मानी जाएगी। इसके लिए करंट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी को ही आधार बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऐसा बताया है कि 2025 तक स्थिति में सुधार आएगा। तो यह दो पॉइंट है, इसकी टर्मिनोलॉजी है, जीडीपी पूछ लेगा कभी कभी, आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाता है, तो इस तरह से भी ध्यान रखिएगा। जीडीपी का आम लोगों से क्या कनेक्शन है, तो जीडीपी के आंकड़ों का आम लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर जीडीपी के आंकड़े लगातार सुस्त होते हैं तो यह देश के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है और आर्थिक सुस्ती की वजह से छटनी की आशंका, देख रहे हैं ना, कंपनियों से लोगों को निकाला जा रहा है, तो वहीं लोगों को बचत और निवेश भी कम हो जाता है। अगला हम बात करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट बिग डिसीजन, 33% वुमेन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स अप्रूव्ड, यानी मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की यानी वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय फैसला लिया है। दोस्तों, पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण की मंजूरी, किसको? महिलाओं के आरक्षण की। आप देख सकते हैं अभी भी महिला आरक्षण बिल किस संविधान संशोधन के तहत, ध्यान रखना यहीं पर, 108वें संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित है, अभी लोकसभा में पारित होना बाकी है दोस्तों। तो इस तरह से अब राज्यों में, जैसे बिहार राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं को 33% बल्कि 35% आरक्षण दिया है सरकारी नौकरियों में। तो इस तरह से पंजाब दूसरा ऐसा राज्य हो जाएगा ए, बी, सी और डी पोस्ट पर बोर्ड और निगम की भर्ती की जा सके। यानी देख रहे हैं ना, यहां पर पॉइंट हमने दिया हुआ है। तो यह कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? सबसे पहला राज्य कौन था? बिहार, ध्यान रखेंगे यहां पर दिया हुआ है 35% आरक्षण का प्रावधान किया था। दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब बन गया है। तो यह सरकार यानी पंजाब सरकार की कैबिनेट ने यह मंजूरी दे दी है। तो इस तरह से आप इसके फैक्ट ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अंतरराष्ट्रीय मामलों में। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 12 बिलियन फॉर कोरोना वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट, यानी विश्व बैंक ने $12 बिलियन टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज इन द परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन टू हेल्प इम्यूनाइज 1 बिलियन पीपुल। यानी इससे क्या होगा? 1 अरब लोगों के टीकाकरण में मदद मिल सके। तो यह सहायता कौन करेगा? विश्व बैंक। विश्व बैंक का भी मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में ही है। तो विश्व बैंक ने कहा है कि $12 अरब की राशि कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने में विकासशील देशों की मदद करने के लिए विश्व बैंक ने $160 अरब के यह पैकेज का हिस्सा है। यानी टोटल $160 अरब का सहायता की बात की है, उसका पैकेज दिया था, जिसमें से 12 बिलियन यानी $12 अरब किसके लिए यूज किया जाएगा? ध्यान रखेंगे, वैक्सीन और ट्रीटमेंट के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रशिया अप्रूव सेकंड कोरोना वायरस वैक्सीन इपीवैक कोरोना। क्या नाम है इसका? ध्यान रखेंगे, सीधे पूछ लेगा कि रूस ने दूसरा कौन सा कोरोना वैक्सीन की तैयारी कर ली है। यानी रूसी राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को है। यहां पर पिक्चर देख रहे हैं ना, ये व्लादिमीर पुतिन की फोटो है। तो यह कंपनी का नाम क्या है? साइबेरियाई बायोटेक कंपनी द्वारा विकसित अपने दूसरे कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। किसने? राष्ट्रपति ने। और पहली का नाम क्या था? स्पुतनिक नाम था। दोस्तों इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो इस तरह से
आप देख सकते हैं इसका काफी आलोचना भी हुआ था कि बहुत जल्दी इन्होंने कदम उठा दिया। ईपीवैक कोरोना है क्या? तो इट इज सेकंड रशियन वैक्सीन टू रिसीव रेगुलेटरी अप्रूवल वाज डेवलप्ड बाय वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। टू शॉट वैक्सीन ईपीवैक कोरोना, यानी 2 शॉट वैक्सीन ईपीवैक कोरोना का परीक्षण शुरुआती चरण के प्लेसेबो नियंत्रित मानव परीक्षणों में 100 स्वयंसेवकों के बीच किया गया था, जो 2 महीने से अधिक समय तक चला था और 2 सप्ताह पहले पूरा हो गया था। इसमें जो जिस पर टेस्ट किया जा रहा है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, 18 से 60 वर्ष के बीच आयु, यानी वॉलंटियर्स जो जिनका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं वो 18 से 60 वर्ष के हैं। तो clinicaltrial.gov जो दुनिया भर के किए गए एक निजी सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित क्लिनिकल ट्रायल का एक डेटाबेस है। यानी वेक्टर की वैक्सीन ईपीवैक कोरोना SARS-CoV-2 प्रोटीन के रासायनिक रूप से संश्लेषित पेप्टाइड एंटीजन पर निर्भर करती है, जो एक वाहक प्रोटीन के साथ संयुग्मित होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ईपीवैक कोरोना, ये नाम याद, और स्पुतनिक, यानी 2 फैक्ट यहां से, और तीसरा फैक्ट क्या है कि राष्ट्रपति कौन है, कंपनी कौन सी है। 4 पॉइंट इसमें से निकल कर के आ रहे हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में शोभा नायडू का नाम। आप देख रहे हैं इनका चित्र दिया गया है। यह करीब 60 वर्ष की थी, इनकी मृत्यु हो गई है। कुचिपुड़ी की यह प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू, यानी यह इनको ऑनर्ड सेवरल अवार्ड, बहुत सारे पद्मश्री अवार्ड के अलावा भी बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं। दोस्तों शी प्लेड वेरियस रोल लाइक सत्यभामा, पद्मावती, मोहिनी, साईं बाबा, देवी पार्वती जैसे विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। यह अभी हाल ही में इनका निधन, यानी कल ही निधन हुआ है, 60 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और दोस्तों कुचिपुड़ी दक्षिण भारतीय यह शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर इसका नाम पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। अब इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब सभी लोग इस पर इंटरेस्ट रखते हैं, और यह शोभा नायडू जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विख्यात प्राप्त हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय, यानी कई विभिन्न देशों में यह लोगों को इस नृत्य के बारे में बताया है, और कोरियोग्राफी भी करती थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, ध्यान रखेंगे। इसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम सुना होगा दोस्तों, यामिनी रेड्डी का नाम सुना होगा, कौशल्या रेड्डी। इस तरह से ही दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जैसे ओडिसी उड़ीसा में है, मणिपुरी नृत्य है, हाँ ध्यान रखेंगे, भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली केरल, मोहिनी अट्टम, ये सारे नृत्य हैं। पूछ लेते हैं, मिलान करने को आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग एवं वित्त संबंधी समाचार में। अमेजन पे उबर पार्टनर टू अलाउ इंडियन यूजर्स टू पे फॉर राइड्स, यानी अमेजन पे और उबर ने, दोनों कंपनियां हैं, अमेजन ने एक साझेदारी की घोषणा की है, जो भारत में उपयोगकर्ताओं को अमेजन पे का उपयोग करके राइड प्लेटफॉर्म पर अपनी सवारी के लिए भुगतान करने की अनुमति देगा। भारत ऐसा पहला बाजार है जहां 2 अमेरिकी कंपनियों ने एक साथ ज्वाइंट वेंचर किया है दोस्तों, यानी एक साथ दोनों ने अलायंस बनाया है। तो साझेदारी उबेर ऐप पर भुगतान के विकल्प के रूप में अमेजन पे को एकीकृत करती हुई दिखाई देगी, जिससे लाखों ग्राहक अपने उबेर की सवारी के लिए संपर्क रहित और सुरक्षित भुगतान कर सकेंगे। तो यह दोनों कंपनियां कहां की हैं दोस्तों, यही पूछ लेगा आपसे, तो अमेरिका की हैं। अब देखिए इसके बारे में जान लीजिए। अबाउट अमेजन, यानी फाउंडर एंड सीईओ जेफ बेजोस का नाम सुना होगा। इसकी स्थापना 1994 में, मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र में है, और उबेर के सीईओ दारा खोसरोशाही हैं, ध्यान रखेंगे। 2017 30 अगस्त 2017 से हैं सीईओ। स्थापित हुई थी 2009 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है दोस्तों, जैसे हमारे भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं। तो यहाँ कैलिफोर्निया प्रांत है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में है। तो उबेर एंड अमेजन दोनों कंपनियां क्या हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं, याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खेल समाचारों में। खेल समाचारों में इजिप्ट स्क्वैश ओपन, इजिप्ट यानी मिस्र, याद रखेंगे इजिप्ट कहां है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित देश है। इसकी राजधानी कायरो है। यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश है, मेडिटेरियन सी के तट पर स्थित देश है। इसकी राजधानी
काहिरा है या कायरो कहते हैं दोस्तों। नील नदी के किनारे बसा है इसकी राजधानी और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो इंडिया टॉप स्क्वैश प्लेयर, स्क्वैश खिलाड़ी हैं ज्योत्सना चिनप्पा ने यहां खेले जा रहे CIB मिस्र ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर दिया है और यह विश्व में 11वें नंबर की खिलाड़ी हैं। मिस्र की ही 38 रैंक की फरीदा मोहम्मद को पराजित किया है। तो यहां पर पिक्चर में आप देख रहे हैं एक नाम दिख रहा है, साथ में एक और दिख रहे हैं। तो ज्योत्सना क्वार्टर फाइनल में नूर अल शेरबनी से भिड़ेंगी और इसी बीच भारत के सर्वाधिक रैंकिंग के पुरुष खिलाड़ी हैं सौरभ घोषाल। देखिए कभी कभी क्या होता है, सीधे नाम मिलान करने को आ जाता है कि इस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों सौरभ घोषाल की तरफ से अच्छी खबर नहीं आई है। तीसरे दौर में ही मिस्र के मेजान हाशिम से ये हार गए हैं। तो घोषाल का भी मार्च के बाद यह पहला टूर्नामेंट था और दोस्तों ज्योत्सना चिनप्पा का भी यह काफी दिनों के बाद लॉकडाउन था, तो यह पहला है और इसमें वह क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुकी हैं। अब बात करते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर स्पोर्ट्स सेक्शन से आ रही है। योगा आसनास विल बी द न्यू स्पोर्ट ऑफ योगा, यानी जिम्नास्ट की तर्ज पे योगासनों के कर्तव्य दिखाने पर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक बरसेंगे। खेल का नाम योग नहीं बल्कि योगासन होगा, यानी अब इसको खेल में शामिल किया जा रहा है दोस्तों। यानी योगासन को जल्द ही नए खेल में शामिल, यानी नया खेल बनने जा रहा है। योगा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह ख्याति प्राप्त कर रहा है दोस्तों। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ 21 जून को विश्व योगा दिवस के योग दिवस के रूप में मनाता है। तो जिम्नास्टिक की तर्ज पर योगासनों के कर्तव्य अब क्या होंगे, यह अगर यह खेल में शामिल होता है तो बहुत सारे पदक इस क्षेत्र से भी आएंगे और खेल का नाम क्या होगा, योगासन होगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो बाबा रामदेव के संरक्षण में इंडियन योग एसोसिएशन ने आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई योग संस्थान के साथ मिलकर योग के योगासन को खेल का दर्जा दिलाने का संकल्प लिया है और इन सभी ने इस संबंध में खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू से बातचीत कर प्रस्ताव भी रख दिया है और खेल मंत्रालय के कहने पर बाबा रामदेव की अगुवाई में योगासन की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो इंडियन योग एसोसिएशन में बाबा रामदेव के अलावा भी प्रणव पांड्या, श्री श्री रविशंकर सुना होगा, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जैसे हस्तियां शामिल हैं। तो योगासन को खेल का दर्जा दिलाने की जिम्मेदारी इसी एसोसिएशन को सौंपी गई है, जिसमें आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई संस्थान उनकी मदद कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे तो एशियाई खेलों में भी शामिल करने की कोशिश होगी। अब आते हैं पुस्तकें और पुरस्कार। तो आज हमने पुस्तकों को लिया है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, यानी उसके राइटर्स का नाम। जैसे पहली पुस्तक आप देख सकते हैं प्ले इट माई वे, यानी सचिन तेंदुलकर, आप देख सकते हैं इनको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, बहुत ही महान बल्लेबाज हुआ करते थे। यह संन्यास ले लिए हैं। तो यह भारत सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करता भी हैं सचिन तेंदुलकर। और दूसरी किताब है बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू के ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह, ये भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, किसान नेता, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और ध्यान रखेंगे दोस्तों इनकी किताब का नाम क्या है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, विदेश मंत्रालय भी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, दोस्तों इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बाल पाल लाल, यानी उग्र गर्म दल के नेता कहलाते थे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। दोस्तों अगली किताब है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की और अनब्रेकेबल MC मेरी कॉम, मुक्केबाज, इनका नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। इन्होंने बहुत सारे पदक अवार्ड जीते हैं। ध्यान रखेंगे डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम, ये भी बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व रही हैं, तो अमृता प्रीतम का नाम भी याद रखेंगे। ये अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो एंड देन वन डे नसरुद्दीन शाह, यह फिल्म जगत से हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ये कई बार पुस्तक एग्जाम में आ चुकी है। इंडिया ए रिस्क जसवंत सिंह, ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किरण बेदी, वर्तमान में यह पुदुचेरी
की गवर्नर हैं। हाँ, याद रखेंगे, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल होते हैं। तो किरण बेदी, पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस मनाया गया था और महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी दिलाई थी। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। समझ में आई बात दोस्तों? अब बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण दिवस में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, यानी 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है, ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना जाता है। तो भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए 2016 से राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाया। यहाँ पर देख रहे हैं इन महिलाओं के संघर्षों, उनकी आवश्यकताओं और हमारे समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी 2020 के लिए विषय सीधे सीधे पूछ लेता है। इस बार का विषय क्या था? तो कोविड-19 के मद्देनजर ग्रामीण महिलाओं का लचीलापन, यानी कह सकते हैं इसमें कि बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रिसाइलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। यह कब अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाता है कि इस बार का विषय क्या था, जो इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है उसका थीम क्या था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व छात्र दिवस। आज ही के दिन यानी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो दोस्तों सुना होगा, अब्दुल पाकिर जैनुअल अब्दीन। हाँ, ध्यान रखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं और यह इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 2010 से स्टूडेंट डे यानी वर्ल्ड स्टूडेंट के रूप में मनाता है। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम साहब को 1981 में, 1981 में पद्म भूषण, 1990 में ध्यान रखेंगे पद्म विभूषण के बाद इनको 1997 में भारत रत्न जैसे अवार्ड मिले थे। दोस्तों इनकी बहुत सारी किताबें हैं, विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड, इंडिया 2020 कह सकते हैं, विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, बहुत सारी पुस्तकें थी। याद रखिएगा, इनकी पुस्तकों का कलेक्शन मैं दे चुका हूं आप लोगों को और इसको भी आप लिख लेंगे, आपके एग्जाम में अक्सर आ जाता है। जहां 3 बिलियन पीपुल ऑफ रूरल वर्ल्ड, पूरा प्रोवाइडिंग रूरल अर्बन कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, एमिनिटीज के बारे में बताया था, यानी विश्व के 3 अरब जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। अब बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, यानी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? यानी एक क्षेत्र जो प्राकृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षित और न्यूनतम अशांत क्षेत्र होना चाहिए। यानी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए क्या मानदंड क्या होने चाहिए, क्या मेजरमेंट होने चाहिए कि ऐसा क्षेत्र जो अशांत क्षेत्र, मतलब न्यूनतम अशांत, वहां पर ज्यादा अशांति नहीं होनी चाहिए, बहुत ही नाम मात्र की, और संपूर्ण क्षेत्र एक जैव भौगोलिक इकाई की तरह होना चाहिए और इतना बड़ा होना चाहिए कि पारिस्थितिक तंत्र के सभी पौष्टिक स्तरों का प्रतिनिधित्व कर जीवों की आबादी को संभाला जा सके। दोस्तों यानी बायोस्फीयर रिजर्व प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है तो यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत दोनों है, इसको यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया है, मिश्रित है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व अगर बात की जाए तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यही पूछ लेगा किन किन राज्यों में, तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, यह क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है नंदा देवी, कहां है? उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी कहां है? तमिलनाडु में। नॉकरेक मेघालय में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। मानस जो है असम में है दोस्तों, और सिमलीपाल उड़ीसा में है, और दिहांग दिबांग नदी का नाम भी है, अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी बहुत ही सुंदर स्थान है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ना, वहां पर आप देखेंगे महादेव की पहाड़ी में यह पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को की लिस्ट में यह भी शामिल है। इसी तरह से अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2005 में यह बना। और दोस्तों अमरकंटक क्या है? यहीं से तो 2 नदियां सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो यह महत्वपूर्ण, याद रखेंगे टोटल 18 है। जैसे रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रण गुजरात में है दोस्तों। कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा चोटी भी है
विश्व की तीसरी सबसे ऊंची यानी वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक क्या है? कंचनजंगा 8,598 मीटर ऊंची है। ध्यान रखेंगे 8,598 मीटर। सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। फिर K2 है, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा। अगस्थमलाई यह भी चोटी भी है, कहां है? केरल में है। और ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसी तरह से डिब्रू सैखोवा असम में है, डिब्रूगढ़ सुना होगा। शेषाचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से 18 और इसमें से 11 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं दोस्तों जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अब इसमें कहोगे कि कैसे इनको हम पता करेंगे? तो 11 बायोस्फीयर रिजर्व में, तो इसमें जैसे आप चाहो तो स्टार बना दो। जैसे ये है यूनेस्को की लिस्ट, ये है यूनेस्को की लिस्ट, ये है यूनेस्को की लिस्ट। तो नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन डेल्टा ये हो गया। फिर नौकरेक, सिमलीपाल ये जो है 3 ध्यान रखेंगे। नौकरेक, सिमलीपाल ये भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। और पंचमढ़ी ये भी यूनेस्को की लिस्ट में। कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर अचानक मार, अमरकंटक 8 हो गए। ठीक है। इसी तरह से आप ग्रेट निकोबार भी यहीं पर देखिए, अगले वाले पेज में मिलेगा। ग्रेट निकोबार ये भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। अगस्थमलाई भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है दोस्तों। और कंचनजंगा बच गया। तो ये याद रखना भारत की पहली मिश्रित साइट है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्तमान में कितने हैं? 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में डाल दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रैक्टिस सेशन में, अभ्यास प्रश्न में। आप लोग बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सारा आनंद जी, मिली, उर्वशी तिवारी, ज्ञान रंजन साहू, विक्की, इन लोगों ने लगभग 1 से 2 घंटे के बीच में सभी लोगों ने उत्तर दिया। आप लोग तेजी से उत्तर दिया करिए फटाफट। चूंकि हम लोग इसी खबरों से ही प्रश्न को लेते हैं, इसलिए हम उत्तर को नहीं देते हैं। आप लोग बताएंगे तो यहीं पर साथ साथ तैयार होता चलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न है, जोजिला सुरंग की लंबाई कितनी है? सीधे पूछ लेगा। 12.15 किलोमीटर है, यानी 12.15 किलोमीटर है कि 14.15 किलोमीटर है? इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा ABCD। तो जल्दी से आपको बताना है। अगला है, भारत सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा भारत वार्षिक रिपोर्ट की सूची में सर्वोच्च स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसमें आपको बताना है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है? जिनेवा में है, ब्रुसेल्स में है, न्यूयॉर्क में है या वाशिंगटन DC में है? अगला है, रूस ने साइबेरियाई बायोटेक कंपनी द्वारा किस नाम की दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों पहली स्पुतनिक V बताया था। तो इसमें से ही आपको चुनना है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है दोस्तों। अगला है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। अगला है, जोशना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? टेनिस, स्क्वैश, बिलियर्ड या टेबल टेनिस, आपको बताना है। नेक्स्ट है, इंडियन योग एसोसिएशन में निम्न में से कौन हस्तियां शामिल नहीं हैं? बाबा रामदेव, प्रणव पांड्या, नरेंद्र गिरी या सदगुरु जग्गी वासुदेव जी। अब आपको इन्हीं चारों में से बताना है। अगला है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में नहीं है? ये ध्यान रखना है, नहीं है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। तो इसमें एक राज्य ऐसा है जहां पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अगला है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 12 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है? दोस्तों यहां देखिए प्रश्न आ गया, अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन 9, 10, 11 या 12, यानी 9, 10, 11 या 12। तो इसमें से आप लोगों को बताना है। तो इस तरह से आज हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों को लिया। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा दोस्तों, और आशा करता हूं कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह से आप लोग तैयार होंगे। और 2020-21 में निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता लेनी है, यही मैं कामना करता हूं। और दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।